अभी एक हाथ की ताली से। सबको देख रहे हो ना? नहीं, मेरे को तो मैं ही दिखाई देती हूँ क्योंकि मुझे स्पॉटलाइट किया है ये लोग ने आपके तरफ से। ओके, अच्छा अच्छा, 1 मिनट मैं करती हूँ आपको। नहीं हो रहा। हाँ, अभी आपको दिखाई देगा सर। ट्राई। हाँ जी, जी, बहुत अच्छा। कर दिया? हाँ जी। जी, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे हाँ जी, हाँ जी। और शुरू करेंगे। बस तो आप सबको क्लियर आ रहा है ना? थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छी आपकी भट्टी चल रही है क्योंकि बाबा हम बच्चों को जो मुरलियां देते थे, पहले साकार मुरली और फिर अव्यक्त मुरली, वो फ्रेश मुरलियां हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे बाबा अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठ करके। अभी संगम युग का पार्ट चेंज हुआ। अभी हमारे पास साकार बाबा भी नहीं है तो अव्यक्त बाप दादा भी अभी नहीं है। तो दोनों ही मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है, हम बहुत लकी है कि बाबा ने हमें ये रिवाइज करने का और प्रैक्टिस करने का टाइम संगम युग में दिया है। तो मैं हमेशा मुरलियां सुनती हूँ तो साकार मुरली, जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो इधर डॉक्टर उनको मेडिसिन से क्योर करता है या इधर डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता है। तो मेडिसिन जैसे लेने में सहज है और स्लो प्रोसेस है उसका, तो साकार मुरली समझने में इतनी मुश्किल नहीं है, सहज है। जैसे छोटे बच्चों से बात करते हैं और उसको धारण करने में समझने में भी इतनी मुश्किलात नहीं है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस से हमारे में काम करता है। और अव्यक्त मुरली बहुत ही डीप है, जैसे आज की मुरली बहुत डीप है, और पावरफुल भी है। तो हम वो मुरली को मतलब समझने और धारण करने में थोड़ी मेहनत करते हैं। तो मेडिसिन से हमारा क्योर थोड़ा स्लो प्रोसेस से होता है और इंजेक्शन तुरंत ही काम करना शुरू कर देता है। तो अनेक जन्मों से हमारी आत्मा बीमार है और इसलिए बाबा अभी हमें क्योर करने के लिए ये साधन यूज कर रहा है। तो हम ये कॉन्शियसनेस से थोड़ा मुरली को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मेडिसिन को टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, कोई कोई मेडिसिन आप जब स्टार्ट करते हो वही टाइम पर रोज लो, 9 बजे है तो 9 बजे, 5 बजे है तो 5 बजे। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को हमारा दिन का दिनचर्या कहो या रूटीन कहो, वो भी बहुत क्लियर बता दिया है कि बच्चे इतने टाइम से ये टाइम अमृत वेला है, फिर ये टाइम मुरली क्लास है, और मुरली से पहले हमें योग जरूर करना है ताकि हमारी जो बुद्धि है थोड़ी क्लीन हो जावे, तो मुरली के शब्द महावाक्य हमारे में अच्छी तरह से बैठे। तो जैसे कोई भी गार्डन में आपको थोड़ा सीड्स डालना है, कुछ बोना है, तो वो जमीन को आप थोड़ा सॉफ्ट करेंगे,
थोड़ा पानी डालेंगे, उसको थोड़ा वो करेंगे और उसमें फिर सीड्स डालेंगे तो वो जाएगा और जर्मिनेट होगा। तो इसी प्रकार से हम पूरा दिन भौतिक चीजों में रहते हैं। हमारी मन, बुद्धि, आंखें, सब कुछ भौतिक चीजों में है। अभी आप विचार करो कि फटाफट उठे और तैयार होकर के बस मुरली में बैठ गए, तो क्या बुद्धि में जाएगा, कितना जाएगा और कितना धारण होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने हमें बताया है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा आप थोड़ा मेडिटेशन करो और मेडिटेशन करने के बाद आप उसमें ये ज्ञान के बीज डालो और वो हमारे में जल्दी जल्दी जर्मिनेट होगा। और फिर शाम का योग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रैफिक कंट्रोल जैसे 5 बार होता है तो हमें काफी सालों से फॉरेन में घंटे घंटे का कर दिया है, 1-1 घंटे का। हाँ, तो एवरी आवर हम लोग जैसे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए साइलेंस करते हैं, आत्म स्थिति में स्थित होते हैं। तो ये हमें स्वराज्य अधिकारी बनने में बहुत मदद रूप बनता है। तो लास्ट वीक की जो बाबा की मुरली थी, रिवाइज कोर्स, स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी, तो ये इतना क्लियर है जो बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे तुम युद्ध के मैदान पर हो। तो युद्ध का मैदान वो नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अंदर युद्ध का मैदान है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे तुम याद की यात्रा पर हो। तो यात्रा भी हमें वो बाहर की करने की जरूरत नहीं है कि चलो हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे, लेकिन बाबा ने हमें वो यात्रा भी सिखा दी है कि बच्चे साकार दुनिया में रहो, सूक्ष्म दुनिया में चले जाओ और परम धाम में चले जाओ। तो ये यात्रा भी है, 4 धाम भी है। तो मधुबन हमारा 4 धाम का स्थान है कि बाबा की हर्ट में चले जाओ, बाबा के कमरे में जाओ, हिस्ट्री हॉल में जाओ और शांति स्तंभ पे जाओ। तो अंदर ही अंदर मेरे अंदर बहुत कुछ है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ स्वराज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए। अच्छा, बाबा ने मुरली में बहुत ही क्लियर रूप से बताया कि आत्मा कौन है, राजा है, और हमारे मंत्री कौन है, मिनिस्टर्स कौन है, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर मन, बुद्धि और संस्कार है। और हमारे हेल्पर्स कौन है, तो हमारे 5 सेंसेस, 5 सेंसेस हमारे हेल्पर्स है। अभी थोड़ा हमारा राज्य उल्टा चलने लगा है कलयुग में। कैसे चल रहा है, तो राजा गुलाम बन गया है और मंत्रियों ने टेक ओवर कर लिया है, और जैसे हमारे हेल्पर्स हमें सुनते नहीं है, हम कहते हैं कुछ और वो करते हैं कुछ और। तो सारा राज्य ही जैसे घमसान में आ गया है, सारा मिसहैप हो गया है और राज्य सही रूप से चल नहीं रहा है। तो आप अभी दुनिया का भी हालत देखो, तो दुनिया की हालत में भी हम यही देख रहे हैं कि जैसे राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, देश, एक एक देश का कोई ना कोई प्रॉब्लम और इश्यू है। तो मतलब कुछ भी पैटर्न में नहीं है। तो अभी बाबा ने हमें उठा करके बहुत ही प्यार से संगम युग में बिठा दिया। और संगम युग क्या है, एक तरफ दिन और एक तरफ रात। तो उसके बीच में संगम युग का यादगार प्रभात है, अर्ली मॉर्निंग है। संगम युग सारे सृष्टि चक्र में अर्ली मॉर्निंग का टाइम ले रहा है। तो हम वहां पर बैठे हैं, मतलब हम बैठे ही अमृत वेला में हैं। तो पूरा हमारा जीवन ही अमृत वेला है, और अमृत वेला में बैठ करके मुझे राज्य करना है, पूरा दिन राज्य करना है। तो मैं क्या बन जाती हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी बनती हूँ। लेकिन बाबा ने कहा है मुरली में
कि कई बार बुद्धि से हम उस तरफ चले जाते हैं, पुरानी दुनिया तरफ। हमारी बुद्धि घड़ी घड़ी पुरानी दुनिया तरफ जाती है, हाँ? और यहाँ संगम युग में नहीं रहती है। तो एक पांव कलयुग में और एक पांव संगम में। तो बुद्धि में विजुलाइज करो कि एक व्यक्ति एक पांव बाहर है, एक पांव नाव में है, तो वो कैसे चलेगा? वो तो चल नहीं सकेगा। तो इसी प्रकार से संगम युग में मेरे बुद्धि के पांव एक जगह पर टिके हुए हो, स्थिर हो, अचल अडोल हो। हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्थिर रहूं और एक जगह पर ही रहूं और अचल अचल और अडोल रहूं। तो उसमें क्या होगा कि मेरे में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी आएगी ना, तो राजा अपने तख्त पर घड़ी घड़ी हिलेगा नहीं, वो स्टेबल होगा। और वो अपने तख्त पे बैठा है, वो भी उनको याद रहेगा कि मैं तख्त पे बैठा हूं। तो मैं कौन हूं? तो मैं एक राजा हूं, वो याद रहेगा। मैं एक राज योगी हूं, तो जब राज योगी याद रहेगा, तो नेचुरली राजा और योग, ये दो बातें मुझे याद रहेगी कि मैं राजा किसका हूं? तो मेरे मन बुद्धि संस्कार का और मेरे कर्म इंद्रियों का। और योग क्या है? तो मुझ राजा का कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा के साथ है। तो जो बाबा ने हमें अमृत वेले का योग दिया है, वो धारणा भी बहुत पक्की है। फिर मुरली सुनने से पहले जो योग करना है, मैंने देखा है भारत में कई है जो योग के टाइम जैसे ट्रिकलिंग होते हैं, वो मैंने देखा। हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट है कि जब क्लास स्टार्ट होता है 5:15, तो 5:15 क्लास भर जाता है। उसके बाद कोई मुश्किल से कोई एक आएगा। योग के टाइम क्लास में वॉक इन करना, वो दूसरों का योग में भी थोड़ा हम खलेल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है। तो टाइम टू टाइम क्लास में हमारे पास डिसिप्लिन के साथ आ जाते हैं। फिर हम 5:15 से 4 to 6 तक हमारा योग चलता है। और उसमें ये भी नहीं कि चलो एक छोटी बहन योग करा लेवे और फिर मैं मुरली पढ़ने जाऊं, ये भी हम नहीं करते हैं। मैं वो आपको धारणा बताती हूँ ताकि वो भी कभी आपको हेल्प कर जाए। तो जो मुरली पढ़ेगी बहन, वो ही स्टेज पे जाके आधा घंटा योग कराएगी। कई बार चलो कोई मीटिंग है, कुछ है, तो हम दूसरी बहन को बता देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप योग कराना शुरू कर दो, फिर मैं आती हूँ। वो अलग बात है। लेकिन रोज के रूटीन में हम ही योग कराएंगे और हम ही मुरली पढ़ेंगे। जो किसी को चैन देना है, तो वो लोग साइड में हमारे आजू बाजू बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे तो बैठना ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बाबा की याद करेंगे, तो हमारी बुद्धि वो मंडेन वर्ल्ड से निकल करके ये वर्ल्ड में आ जाएगी, पूरे पूरी आ जाएगी। हाँ? और हमारी जो ग्राउंड है, वो सीड्स के लिए तैयार हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप इतने वैल्यूबल सीड्स को, महावाक्य को आपकी बुद्धि में डालो। और उसके बाद मुरली सुनने के बाद नेचुरली बाबा की याद के बाद हम आगे का हमारा कर्म करते हैं। तो पहले मैं राज योगी, अमृत वेला और क्लास में। ऑफ कोर्स मैं गॉडली स्टूडेंट तो हूं ही, लेकिन मैं राजयोगी हूँ। फिर मैं मुरली के बाद जो फील्ड में जाती हूँ, चलो कोई कॉन्फ्रेंसेस है, मीटिंग्स है, प्रोग्राम्स है, कोर्स है, कारोबार है, किचन है, तो मैं कर्म योगी बन जाती हूँ। कर्म योगी, तो कर्म करते करते मेरा योग बाबा से लगा हुआ ही है। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, आप और कोई कारोबार करने जा रहे हो, बच्चों को संभालने जा रहे हो, जो भी है, आप ये नहीं समझो कि मैं काम कर रही हूँ।
ये नहीं समझो कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, आई एम ओनली अ हाउस वाइफ, ये नहीं समझो। ये नहीं समझो कि आई एम अ सीईओ। वो दुनिया का रोल है, वो मुझे डेफिनेटली पूरा निभाना है, लेकिन मैं कर्म योगी हूँ, क्योंकि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ बैठी हूँ, मैं संगम युग में बैठी हूँ, मैं अम, अमृत वेले में बैठी हूँ, लेकिन अभी मैं कर्म योग करने के लिए जा रही हूँ। तो इस प्रकार से दो रोल में बारी बारी रोल को वो कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। एक तरफ में राजयोगी हूँ और दूसरी तरफ में कर्म योगी हूँ। तो कर्म करते करते भी मेरी जो कर्म इंद्रिया है, मेरा जो स्वराज्य है, वो मेरे बिहेवियर में रहेगा, मेरे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन आजकल क्या है, इंग्लिश भी बहुत चेंज हो गया है, फॉरेन में भी चेंज हुआ है, तो सब जगह दुनिया में आज के दौर में कोई ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मैं टीच कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में आजकल यूनाइटेड नेशंस में भी ये पास करते हैं कि डोंट से आई एम टीचिंग। हमको कोई हक नहीं है किसी को टीच करने का, बट वी आर लर्निंग। मैं भी लर्न कर रही हूँ, आप भी लर्न कर रहे हो। टीचर स्कूल में भी बच्चों को टीच नहीं कर सकती है, यहाँ लर्न कर रहे हैं। वी आर ऑल लर्निंग। टीचर भी बच्चों से कुछ लर्न कर रही है, बच्चे भी टीचर से लर्न कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ आप किसी को बोलो ना कि यू कैन कंट्रोल, तो कंट्रोल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर दिस टाइम नाउ, लेकिन वी कैन डिसिप्लिन। तो एक है डिसिप्लिन और एक है कंट्रोल। तो आजकल स्कूल में बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके अपने बच्चों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को कंट्रोल नहीं कर सकती है। जो कंट्रोल किया ना, तो वो बैकफायर हो जाता है, इट्स लाइक अ स्प्रिंग। लेकिन मुझे डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन करेंगे ना, तो वो बिहेव करेगा। तो हम हमारे मन बुद्धि को भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करें। जो हमें हमारा राज्य सही रूप से चलाना है, डिसिप्लिन से चलाना है, तो मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं करूं। आपके मन बुद्धि को भी कंट्रोल नहीं करो। जो किया तो वो स्प्रिंग की तरह छटकेगा, वो आपके डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। जैसा उसको चाहिए वैसा करेगा, तो आपका राज्य प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन, मैं राजा भी डिसिप्लिन, तो मेरा हेल्पर्स भी डिसिप्लिन, तो मेरे कर्म इंद्रियों भी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है। बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं चारों ही सब्जेक्ट डिसिप्लिन से उसको धारण करूं। तो क्या होगा कि मेरी राजयोगी जीवन में और कर्म योगी जीवन में ये एक बेस बन जाएगा डिसिप्लिन। और उसमें ऐसे तैसे केयरलेसनेस, आलस्यपन, क्या बोलते हैं हिंदी में केयरलेसनेस को, तो ये सब नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी हमारी लाइफ हो जाएगी। और जब हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मुझ आत्मा राजा की लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो मैं मेरी प्रजा के लिए एक एग्जाम्पल बनूंगा, और वो भी वही एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी क्या है कि पूरे दिन में जो हमको योग करने का है, जो बाबा ने हमें युक्ति या साधन दिया है, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में 1 मिनट में आप कहो कि मैं बाबा के साथ कनेक्ट हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका 1 मिनट तो विधि में ही चला जाएगा, सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। तो 1 मिनट, जो घंटे घंटे में हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो उसमें मुझे क्या करना है, आत्मा स्थिति में स्थित होना है। याद दिलाना है
कि मैं राजा हूं। इतना तो आप कर सकते हो और वो स्थिति में स्थित हो जाना है, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में। और उसमें क्या होगा, हमारे सब इंद्रिया डिसिप्लिन हो जाएगी। तो घंटा घंटा एग्जाम्पल कि हम किसी के साथ कन्वर्स कर रहे हैं ऑफिस में, या कोई हमारा कॉलीग के साथ, या बाबा के घर में सेंटर में कोई दूसरी बहन के साथ, या कोई भाई के साथ बात कर रहे हैं। और बात करते करते हमारी ट्रेन थोड़ी ऑफ ट्रैक होने लगी है। ऑफ ट्रैक, हमारा एम क्या है वो हम भूल जाते हैं और थोड़ा हम आर्ग्यूमेंट में, या मेरे तेरे में, या थोड़ा ईगो क्लैश में आना शुरू कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है और सडनली ट्रैफिक कंट्रोल आया, तुरंत सब कुछ छोड़ करके आप अंदर चले जाओ। अंदर जा करके बस ये 2-3 मिनट के लिए एक क्वाइट स्पेस ले लो अंदर में, और अंदर बैठ करके साइलेंस में चले जाओ। और जब साइलेंस में चले जाएगी ना, तो आपके मन बुद्धि संस्कार डिसिप्लिन में आ जाएगी, और साथ ही साथ आपकी कर्म इंद्रियों भी शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और जब वो 2-3 मिनट आपकी पूरी हुई तो आप बाहर आए। बाहर आए तो आप कंप्लीटली भूल गए कि मेरा आउट ऑफ ट्रैक जाने का था। या तो मुझे गुस्सा आने वाला था, या तो कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला था, या तो क्या बोलते हैं मेरा ईगो क्लैश होने वाला था। तो मैं तू ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि हम जैसे थोड़ा थोड़ा, बाबा कहते ना कि एक एक ड्रॉप से हम पूरा तालाब भर सकते हो। इसी प्रकार से वो एक एक सेकंड, मतलब एक एक मिनट से मैं अपने कर्म इंद्रियों को डिसिप्लिन कर सकती हूँ। मेरी आंखें है, मेरा कान है, मेरा नाक है, मेरा मुख है, मेरे हाथ है, तो ये सब इंद्रियों को मैं डिसिप्लिन कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मेरा स्वराज्य के ऊपर पूरा, मतलब वो आ जाता है, पूरा पावर आ जाता है। तो मुझे वो पावर गेन करना है, क्योंकि सतयुग त्रेता में हम बहुत पावरफुल थे। हमको नॉलेज नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन हमें इतनी समझ नेचुरली थी कि मैं आत्मा हूँ। सतयुग त्रेता में हम आत्मा अभिमानी थे नेचुरली, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो वो राजा था, स्वराज्य और वो राज्य, विश्व राज्य, वो दोनों का बैलेंस था सतयुग त्रेता। द्वापर में थोड़ा बैलेंस वो कम होने लगा, भारी इस तरफ होने लगा जहां देह है। तो वो देह जो है, तो सतयुग त्रेता में तो कोई भी विकार नहीं है, रावण नहीं है, माया नहीं है, कोई भी नेगेटिव फोर्स नहीं है। तो आप कहेंगे तो फिर हम इम्प्योर कैसे बने, थोड़ा देह अभिमान कैसे आने लगा? तो उसके लिए हम कहेंगे टाइम, समय। आपने एक ड्रेस या एक शर्ट लिया है, ब्रांड न्यू है, एक्सट्रीमली ब्रांड न्यू, लेकिन वो आपके वार्डरोब में पड़ा रहा है, कभी भी आपने वो चीज को यूज नहीं किया है। सडनली 5 साल के बाद आप पहन करके आएंगे, तो मैं कहूंगी अच्छा आज तो आपने नया पहना है। आप कहेंगे नहीं दीदी, ये तो बहुत पुराना है। मैंने 5 साल पहले लिया था, मेरे वार्डरोब में पड़ा रहा था, मैंने आज निकाल करके उसको यूज किया है। तो देखा, आप अंडरलाइन करो कि नया और पुराना का डेफिनेशन क्या है? टाइम। नया और पुराना का डेफिनेशन आपने बहुत यूज किया वो नहीं है, लेकिन टाइम कि ये तो बहुत पुराना है, तो पुराना कैसे हो गया? आपने तो कभी यूज किया नहीं था, आज ही यूज किया पहली बार, लेकिन समय के कारण उसको वो टाइटल मिल रहा है, टैग मिल रहा है, इट्स वेरी ओल्ड विथ मी। तो इसी प्रकार से
सतयुग त्रेता जो पास हुआ, वो टाइम पास हुआ, तो द्वापर में हमारे में थोड़ा थोड़ा देह अभिमान आने लगा। हाँ? और देह अभिमान सर्वभूतों का मूल है। हाँ? तो वो धीरे धीरे अलग अलग भूत हमारे अंदर आने लगे देह अभिमान के कारण। लेकिन आत्मा अभिमानी सुख शांति की जननी है, वो हमारे अंदर सुख शांति का जन्म दे रही है, वो एक माँ है। तो हम देह अभिमान की तरफ जाते हैं द्वापर में, और धीरे धीरे करते एक स्ट्रीम देह अभिमान आ जाता है, मैं और मेरा। तो क्या है, आंखें भी व्यर्थ देखना शुरू कर देती है, हद का देखना शुरू कर रही है। कान देखो तो कान भी बहुत वंडरफुल है। आप देखना कई बार कोई गॉसिप करने वाला है ना, जर मुई जंग मुई, गॉसिप करने वाला कैसे बात करेगा मुझे बताओ, कैसे बात करेगा? बहुत धीरे से बात करेगा ना, कि मैंने ये बात सुनी। फिर भी तीसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ता है। गॉसिप कितना भी आप धीरे से बोलो, लेकिन तीसरे व्यक्ति को सुनाई पड़ता है। जो आप तीसरा व्यक्ति है तो आपको भी सुनाई पड़ेगा। आप कहेंगे वो मुझे तो नहीं बोल रही थी, लेकिन वहां बाजू में कोई था उसको बोल रही थी, लेकिन मैंने सुन लिया। देखा, गॉसिप। और जब भाषण करना है, बाबा का ज्ञान सुनाना है, कोर्स कराना है, तो जोश जोश से बोलना पड़ता है, गला घुट जाता है। आप विचार करो, इतना लाउड बोलने के बाद, मुरली भी इतनी लाउड सुनाने के बाद, हमको आपको बोलते दीदी आपने वो बात जो बताई थी ना, वो मैंने नहीं सुनी, बताओ तो फिर रिपीट करो तो लो। तो आपने क्या किया बैठ करके? तो कान भी इतने नॉटी है, समझा? इसी प्रकार से हमारी जीभ, तो जीभ के लिए तो बोलते उसमें बोन तो है नहीं, कि उसको मोल्ड कर सके, वो जैसा है वैसा चलता रहता है। बोलता भी रहता है जो आया सो, और खाता भी रहता है जो आया सो। आज तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या क्या और कैसा कैसा खाते हैं। चलो नॉनवेज तो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो बाहर का खाना है, होटलों में, रास्ते में, समझ में नहीं आता है कि ऐसा खा भी कैसे सकते हैं। तो बाबा ने हमें उसके ऊपर भी धारणा बता दी, जैसा अन्न वैसा मन। कितना अच्छा, एक एक इंद्रियों के लिए बाबा ने हमें धारणा बता दी। आंख और टच मतलब सिविल आई, उसको मैं इविल आई नहीं बनाऊं, सिविल आई। तो एक बार मैं है ना टर्की में थी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं बाहर बस स्टॉप पर खड़ी थी, तो एक छोटी सी दुकान वाला, जैसे छोटा होता है ना वो कियोस्क जैसा, वो भाई था। तो मैं साड़ी में थी ना, ये व्हाइट साड़ी में, तो वो बाहर आया, उसको बहुत अट्रैक्शन हुआ, और वो आया, बोलता यू लुक लाइक एन एंजल, प्लीज कम एंड स्टैंड इन माय शॉप। धूप में नहीं खड़ी रहो, आप मेरी शॉप में आके खड़ी रहो। तो मैं वहां गई, तो उसने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, इविल आई, उसको इविल आई कहते हैं, ब्लू आई, सॉरी नॉट इवन इविल आई, ब्लू आई कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो इंडिया में तो बहुत उसका बिजनेस चल पड़ा है, नहीं, प्लास्टिक का बना करके बेचते हैं। तो वो आई मुझे दी कि हमारे कल्चर में ये है कि ये आपके पास रखो ना, तो कोई भी नेगेटिव आई आपके ऊपर नजर उठाकर नहीं दे सकेगी, देख सकेगी। तो ये तो हमारा ही यादगार है, हमारा ब्राह्मणों का संगम युग का यादगार है। तो आपने देखा होगा भारत में भी काला टीका कर देते हैं, काला धागा पहना देते हैं, तो ये सब आपको इविल आइज से बचाने के लिए है। लेकिन बाबा ने हमें, मैं बाद में आपको सुनाती हूँ, मेरा टाइम भी हो गया है, लेकिन बाद में मैं आपको थोड़ा सुनाती हूँ कि हमें हमारे इंद्रियों को कैसे यूज करना है, कान हो या हाथ हो या, तो बाबा ने ये हाथ जो हमें दिए है ना, बाबा का भोग बनाने के लिए। आई फील सो प्राउड। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे मैं बड़ी बहन हूं, ऐसा कभी कॉन्शियसनेस नहीं है कि मैं बाबा का भोग क्यों बनाऊं, छोटी छोटी बहनें बनाएगी,
या माताएं बनाएंगी, नहीं, मैं तो कोई भी सेंटर में जाती हूँ, ऑफर करती हूँ कि मैं गुरुवार सुबह का भोग बनाऊं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ दीदी प्लीज आप बनाओ ना, तो मैं बनाती हूँ बहुत प्यार से। संगम युग का ये सुख है, वो माता हो, बहन हो, टीचर हो या भाई हो, ऐसी धारणा पक्की रखो कि मैं बाबा का भोग बना सकती, चलो नहीं तो आपका खाना बनाती है उसको ही भोग लगा दो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, क्लास में भी अनाउंस करती हूँ, सर्टिफाइड टू मेक भोग, सर्टिफाइड टू मेक भोग। तो क्या सर्टिफिकेशन है कि ये धारणा करो तो आप भोग बना सकते हो, ये धारणा नहीं करो तो आप भोग नहीं बना सकते, तो ब्रह्मा भोजन भी नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से क्या है कि मेरी लौकिक मदर ने मुझे कहा था कि प्रतिभा तू कितनी भी बड़ी दीदी बन जाए, तू कितने भी प्रोफेशनल बन जाए, मेरी बहन को बोला, पढ़ी लिख की बन करके आपको जो भी करना है जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना कि लेडी की ब्यूटी किचन है। कभी भी ये नहीं कहना कि किचन की सेवा साधारण है, कभी नहीं कहना। खाना बनाना एक बहुत महान चीज है, महान सेवा है। तो मैं सरेंडर होकर के 43 इयर्स मुझे हुआ, लेकिन अभी भी मेरे को ढूंढना है तो मैं किचन में मिल जाती हूँ। तो इतना मुझे शौक है खाना बनाने का, बहुत प्यार से मैं बनाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ये दो हाथ ये सेवा में भी बिजी रहते, और फिर हम चल चल करके अलग अलग जगह जा करके सेवा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो इस प्रकार से हमारे, अभी मैं सार में आ जाती हूँ कि मुझे फिर आपको मेडिटेशन कराना है। तो ये सब इंद्रियों को डिसिप्लिन करने के लिए बाबा ने हमें एक फिल्टर दिया है। फिल्टर, फिल्टर में क्या होता है, आपको चाय वो करनी है ना, फिल्टर करनी है ना, तो एक वो रखेंगे ना, सीव रखेंगे, और वो सीव थ्रू आपकी चाय को वो करेंगे, तो वो जो कचरा, कचरा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ग्रॉस थिंग्स है वो ऊपर रह जाता है और आपकी चाय क्लीन होकर के बाहर निकल जाती है, तो आप चाय अच्छी तरह से पी सकते हो। इसी प्रकार से हमारे मन बुद्धि में, हमारे पुराने संस्कारों में इतना मतलब वो नेगेटिविटी है, इम्प्योरिटी है, ग्रॉस थिंग्स है, तो मुझे हमेशा फिल्टर यहाँ रखना है। वो फिल्टर क्या है? सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमानी, ये मेरा फिल्टर है। और वो सोल कॉन्शियस हम बनेंगे ना, तो सोल कॉन्शियस बनने से जितने भी थॉट्स में बुद्धि में क्रिएट करती हूँ संकल्प, तो वो फिल्टर होकर के निकलेगा। जो अच्छा है, पवित्र है, शक्तिशाली है, समर्थ है, तो वो थ्रू हो जाएगा, और जो नेगेटिव है, थोड़ा कमजोर है, अननेसेसरी है, तो वो छन्नी में रह जाएगा। तो आत्मा अभिमानी छन्नी का काम करती है। और फिर मैं शिव बाबा के साथ कनेक्ट होती हूँ, तो जब मैं शिव बाबा से कनेक्ट होती हूँ, तो मैंने जो वो सार निकाला ना, वो सार मेरे अंदर जैसे एक शक्ति के रूप में आ जाता है। तो मैं उसको डाइजेस्ट करती हूँ, जैसे चाय की जो भी क्वालिटीज है वो मेरे अंदर आ जाएगी। कहते हैं ना कि लिमिट में जो आप चाय पियो ना, तो इट इज वेरी वेरी हेल्थी। लिमिट में आप कॉफी पियो ना, तो इट्स वेरी वेरी हेल्थी, बिकॉज कैंसर सेल्स के साथ हमारी बॉडी में फाइट करता है। लिमिट में, एवरीथिंग इन लिमिट इज वेरी गुड। लेकिन जो एक्सट्रीम एडिक्शन हो जाता है, तो वो नेगेटिविटी होती है। तो दवाई के लिए भी ऐसा है, जितना डोजेज दिया है डॉक्टर ने उतना ही लेना है। जो आप सोचो चलो मैं पूरी बॉटल ही खा लूं, तो एक ही टाइम में सारी बीमारी चली जाएगी, वो तो बैकफायर होगा, हाँ, वो तो आप मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी चीज लिमिट में यूज करो, तो आपके अंदर वो बहुत फायदा करता है। इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, तो मुझे याद की यात्रा से जितना सार मैंने निकाला,
मन बुद्धि संस्कार से उसको मैं धारण करूं, और मैं धारण करूं तो मैं स्वराज्य अधिकारी बन जाती हूँ। और जितना मेरा पलड़ा स्वराज्य अधिकारी के तरफ बढ़ता जाएगा, उतना उतना मेरा ये साइड का पलड़ा लाइट होता जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। और जब बैलेंस हो जाएगा तो मैं विश्व राज्य अधिकारी बन सकती हूँ। तो मेरा क्रेडिट सतयुग के अकाउंट में भरता जाता है, तो मैं सतयुग में महाराजा, चक्रवर्ती राजा जो भी बनना चाहती हूँ वे मैं बन सकती हूँ। तो ये है हमारा स्वराज्य अधिकार। और इसी प्रकार से हमें प्रैक्टिकली करना है। ऐसे नहीं कि ये थियरी को धारण करना है। आप लास्ट वीक की संडे की मुरली को बाय हार्ट कर लो, 21 बार पढ़ो, 40 बार पढ़ो, लेकिन जो धारण नहीं किया ना उसमें से, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन एक बार भी पढ़ा, 2 बार भी पढ़ा, और उसके ऊपर धीरे धीरे जैसे आप होमवर्क कर रहे हो, तो वो होमवर्क करो। अभी कई बार क्या होता है, जैसे वो तोता है ना, डाली पर बैठा है और तोते को अपने आप बोल रहा है कि डाली पर नहीं बैठो वो टूट जाएगी, डाली पर नहीं बैठो वो टूट जाएगी, लेकिन बैठा तो डाली पर ही है और वहां ही बैठ करके वो बोल रहा है, तो गिरेगा ना। तो इसी प्रकार से हम होमवर्क की बात करते हैं ना, तो घड़ी घड़ी कहते रहते हैं हमारा होमवर्क तो स्वराज्य अधिकारी बनने का है, हमारा होमवर्क, लेकिन बनो ना, करो, प्रोसेस करो, बोलो नहीं। एक बार आपने अपने आप को याद दिला दिया कि मेरा ये होमवर्क है, उसके बाद जो ये प्रोसेस आपको बताया ना, वो प्रोसेस करो। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा स्वराज्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा और राजयोगी बन जाओगे। तो राजयोगी और कर्म योगी का बैलेंस हो जाएगा, और वो मुझे स्वराज्य अधिकार और विश्व राज्य अधिकार का बैलेंस करा देगा, तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमारे गुड विशेष आपको आपकी भक्ति के लिए है। ओम शांति। मैंने थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले ली है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ टाइम का, तो मैं ना उस अनुसार आपको मेडिटेशन करा सकती हूँ। 20 मिनट ही रखूं या 15 मिनट रखूं? और दूसरा कि हम साइलेंस में करेंगे या थोड़ा थोड़ा मैं सजेशन दूं, जैसे कमेंट्री जैसा दूं, जो भी आप लोग समझो राइट वो मुझे बताओ, तो उस अनुसार मैं कर सकती। कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मुझे बता देता है। दीदी अब म्यूट हो। अच्छा, मैं अनम्यूट, मैं म्यूट हूँ। संगीता दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने सोचा इतना बड़ा क्लास मैंने ऐसे ही करा दिया क्या? हाँ, कोई हर्जा नहीं, चलो तो हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं ही चूज कर लेती हूँ। हाँ दीदी अगर पॉसिबल हो तो प्लीज 5 मिनट्स रखें। हाँ, 5 मिनट रखते हैं, चलो। थैंक यू। बहुत अच्छा, तो आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो करके। हाँ जी, बोलो बोलो। तो संगीता 5 बेन मिनट्स बोलो। रखे हम। हाँ, 5 मिनट्स रखेंगे। ऑलराइट, ओके। ओके, तो आराम से आप लोग। और एक हाँ बोलो, भी बता बोलो। था हाँ हाँ अमीर चंद भाई, वैसे तो सब जी, पता चल ही गया होगा। अलर्ट होकर के धीरे धीरे ये देह और देह के कर्म इंद्रियों से परे मन बुद्धि के साथ मैं अंदर की ओर जा रही हूँ। मेरे अंदर एक बहुत ही शांत जगह में मैं विराजमान होती हूँ। बहुत अच्छा साइलेंस का स्थान है।
और मैं उस साइलेंस को भी सुन सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ। वहां की शीतलता, वहां की शक्ति, वहां का प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। अभी मैं मन बुद्धि के साथ ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो ऊपर में प्रकृति के बीच में मैं विराजमान हो रही हूँ। प्रकृति मेरा एक तख्त है और मैं आत्मा तख्त नशीन एक राजा हूँ। बस वहां बैठ करके मैं मेरे राज्य को देख रही हूँ। मेरा राज्य बहुत ही सुंदर रूप से चल रहा है, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, तंदुरुस्ती, ये सब दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही हेल्दी और सक्सेसफुल राज्य। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। जितना जितना मेरा ये राज्य डिसिप्लिन से चलेगा, उतना उतना उस राज्य में रिस्पेक्ट होगा, और जितना जितना रिस्पेक्ट होगा, तो उस राज्य में प्रेम, शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मेरा राज्य बहुत स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल, अचल अडोल है। और मैं आत्मा एक ऐसा राजा जो अनेकों को प्रेरणा देने वाला, और अनेक राज्य भी हर एक के डिसिप्लिन से चल रहे हैं, और धीरे धीरे हम सतयुग की दुनिया में स्वराज्य से विश्व राज्य करना शुरू करेंगे। तो वो सतयुग की दुनिया आएगी, ये धरा पर आएगी, और हम फिर से वो नई दुनिया का सुख लेंगे। ओम शांति। शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया।